एसडीएस साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में जो भारत का भौतिक स्वरूप था वो सारा आप सब लोगों को उपलब्ध कराया जा चुका है। और जो अगला लेसन हमारा है वो है अपवाह। तो अपवाह ड्रेनेज, अपवाह होता क्या है? तो सबसे पहले आप देखिए, अपवाह किसी क्षेत्र विशेष में जो नदी तंत्र का जल प्रवाहित होता है उसे ही हम अपवाह कहते हैं या प्रवाह कहते हैं। दूसरा आपका लिखा गया है अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी, अपवाह द्रोणी क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष में जिस नदी तंत्र क्या होता है? जिसमें कई नदियां होती हैं। एक जो होती है मुख्य नदी होती है जो कि सारा जल समुद्र में गिराती है, और बाद में उसकी अनेक सहायक नदियां होती हैं जो अपना पानी ला करके उस नदी में मिलाती हैं। तो इन सारे को मिला करके हमारा बनता है नदी तंत्र। तो किसी क्षेत्र विशेष में किसी नदी तंत्र द्वारा प्रवाहित जल ही अपवाह द्रोणी कहलाता है। अपवाह द्रोणी, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन है? तो इसका उत्तर आपको मिलता है अमेजन अपवाह द्रोणी, जो कि दक्षिण अमेरिकी नदी है अमेजन। उसकी जो अपवाह द्रोणी है यानी उसका अमेजन नदी का अपवाह तंत्र विश्व का सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी है। उसके बाद आप लिखा गया है जल विभाजक। जल विभाजक का क्या होता है? जब दो नदी द्रोणियां को कोई उच्च भूमि या पर्वत तो एक दूसरे को अलग करता है। मान लीजिए उधर एक दूसरा नदी तंत्र है, इधर दूसरा है, और बीच में कोई उच्च भूमि है या पर्वत है या पठारी टाइप में है, तो दोनों को जो अलग करता है उसी को हम जल विभाजक कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ जैसे आप देखते हैं, हमारे देश के पश्चिम तरफ जो है सिंधु नदी जल तंत्र है, और इधर जो है उसके पूर्व में गंगा नदी जल तंत्र है। तो बीच में जो हमारा हरियाणा है, वो हरियाणा जो है वो जल विभाजक का काम करता है दोनों के बीच में। उसके बाद आपको जो है अपवाह प्रतिरूप, ये हमारा जो अपवाह होता है यानी पानी का जो प्रवाह होता है किस रूपों में होता है? तो अपवाह प्रतिरूप में सबसे पहले आपको दिया गया है द्रुमाकृत अपवाह। तो द्रुमाकृति, द्रुम मीन्स आप जानते हैं, द्रुम मीन्स क्या होता है? पेड़। तो द्रुमाकृति अपवाह जो होता है, जैसे पेड़ होता है, नीचे से एक पेड़ का रूट होता है और तना स्टेम होता है, फिर उसके बाद आप देखते हैं अनेक शाखाएं निकलती जाती हैं। उसी तरह जो द्रुमाकृत अपवाह होता है, एक मुख्य नदी होती है और उसके जो अगल बगल में तमाम नदियां होती हैं। तो ऐसे अपवाह को हम द्रुमाकृत अपवाह कहते हैं। दूसरा जो होता है जालीनुमा अपवाह। जालीनुमा अपवाह क्या होता है? जब किसी क्षेत्र विशेष में आप देखते हैं वहाँ पर कठोर चट्टानें होती हैं और मुलायम चट्टानें दोनों मतलब रहती हैं, या तो इस क्षेत्र में जो है जो नदी तंत्र होते हैं वह समकोण पर आकर के एक दूसरे से मिलते हैं। तो ऐसा जालीनुमा हमारा अपवाह बनता है। आयताकार अपवाह वहाँ बनता है जहाँ पर भूसंधीय प्लेटें होती है, मतलब भूतल होता है जहाँ पर भूसंधियाँ पाई जाती हैं। और अरीय अपवाह जो होता है इसको गुंबदाकार अपवाह कहते हैं, यानी ऊपर से जैसे एक ऊंची भूमि है फिर नीचे उसमें अनेक नदियाँ निकलती रहती हैं। तो ये चार तरह के जो अपवाह हमारे होते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम अब देखते हैं कि जो भारत जो हमारा है, भारत में हमारे अपवाह तंत्र या भारतीय अपवाह तंत्र की क्या विशेषताएं हैं, किस किस प्रकार यहाँ अपवाह तंत्र पाया जाता है। तो भारत में जो अपवाह तंत्र है इसको हम लोग जो है आप देख रहे हैं हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत में अपवाह तंत्र को जो है दो भागों में बांटा गया है, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत का आप देखते हैं जो भारत का भौगोलिक स्वरूप है वो विभिन्न ढाल और बनावट के अनुसार जो है विविधताओं भरा है। तो इसमें आपके जो है इसीलिए हम मुख्य रूप से पहले दो भाग कर लेते हैं, फिर एक एक करके हम विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम आप देखते हैं हिमालयी नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियाँ सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। तो हिमालयी नदियाँ आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के उत्तर में जो हिमालय पर्वत स्थित है वहाँ से जो है अनेक ऐसी नदियाँ निकलती हैं जो कि वर्ष भर जिनमें जल की मात्रा पूर्ण रहती है, जिन्हें 12 मासी नदियाँ कहा जाता है। तो वर्ष भर जल इनमें कहाँ से पूर्ण होता है? क्योंकि ये तो वर्षा से काफ़ी मात्रा में जल प्राप्त ही करती हैं, साथ ही साथ ये जो है उस क्षेत्र की जो बर्फ होती है वो बर्फ पिघलती है और इन नदियों में जो है जल की मात्रा को जो है पूरा करती है हिमालयी क्षेत्र की नदियों में। इसलिए हिमालयी क्षेत्र की जो नदियाँ हैं वो 12 मासी रहती हैं। हिमालयी क्षेत्र की नदियाँ जो है अपने उद्गम स्थल से समुद्र में गिरने तक काफ़ी लंबी दूरी करती हैं। अपने साथ ये जो जल का बहाव करती हैं वो काफ़ी
बड़े स्तर पर पानी लाती हैं। और जब अपनी अनेक अवस्थाओं में नदी की आप लोगों ने जैसा जाना 3 अवस्थाएं होती हैं। पर्वतीय अवस्था जो कि युवा अवस्था, बाल्यावस्था जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, और मैदानी क्षेत्रों में उसकी प्रौढ़ावस्था होती है, और वृद्धावस्था उसकी अंतिम अवस्था होती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों से जब नदी निकलती है, मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, और फिर अंतिम अवस्था में वो जो है समुद्र में गिरती है। तो हिमालयी क्षेत्रीय की जो कि नदियां हैं, जब ये पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं तो काफ़ी जल, मतलब ये मैदानी क्षेत्रों में एक महाखंड जिसको गार्ज कहते हैं, गीजर के रूप में जो है मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित करती हैं। फिर मैदानी क्षेत्रों में जब आती हैं, वहाँ ये जो है अपने मार्ग में आप देखते हैं, हाँ विसर्प क्या होता है, मोड़ होता है। और गोकुर झील जिससे ऑक्सबोर्ड लेक कहते हैं, तो उसका निर्माण करती हैं। और फिर अपनी अंतिम अवस्था में जो लास्ट अवस्था होती है, उसमें हिमालयी नदियाँ जो है डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिमालयी नदियों में कौन कौन नदी ऐसी आती हैं। इसका जो हिमालयी नदियों का तंत्र है, उसमें सबसे पहले आपका है सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी अपवाह तंत्र, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील जो कि कैलाश पर्वत श्रेणी में है वहाँ से वखरचू ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। और वहाँ से निकलने के बाद ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में ये भारत में प्रवेश करती है। लगभग 1114 किलोमीटर ये भारत में बहती है। इसके बाद ये पाकिस्तान में गिलगिट और बलूचिस्तान होते हुए सीधे पहुँचती है, वो जा करके दक्षिण की तरफ मुड़ते हुए पहुँच जाती है, वहाँ अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक नदी है। तो ये सिंधु नदी की जो अनेक सहायक नदियां हैं, जैसे आपने नाम सुना सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास, ये सिंधु नदी का अपवाह तंत्र है। ये सारी नदियां उस क्षेत्र का पानी जो है सिंधु नदी में मिला देती है। जैसे सतलज और चिनाब, रावी, ब्यास, इन सबका पानी जो है पाकिस्तान के मिठानकोट एक स्थान है, वहाँ पर जा करके मिल जाता है। तो उसके बाद ये नदी जो है कराची से पूर्व थोड़ा जो है अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी जो कि संसार की लंबी नदियों में एक है, लगभग 2900 किलोमीटर लंबी है। तो सिंधु नदी भारत में आपको बताया गया कि 1114 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। और सिंधु नदी 1960 में जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, उस समझौते के अनुसार जो है सिंधु नदी जल तंत्र, यानी जितनी भी नदियां हैं सिंधु नदी की सहायक, उनका 20% पानी ही भारत जो है उपयोग कर सकता है, बाकी 80% पानी जो है वो पाकिस्तान उपयोग करता है। इसको सिंधु नदी जल समझौता कहा जाता है। उसके बाद दूसरा हमारा जो है गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी अपवाह तंत्र, तो गंगा नदी अपवाह तंत्र जिसकी मुख्य नदी गंगा है। आप लोग जानते हैं गंगा जो है उत्तरकाशी जिले में जो है, उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। और फिर आगे आकर के ये जो है देवप्रयाग में जो है अलकनंदा से और भागीरथी से दोनों मिल करके जो है, उसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तब इसको हम गंगा कहते हैं। और गंगा जो है हरिद्वार के बाद जो है मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। गंगा जो कि लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है, ये उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से प्रवाहित होते हुए जो इसका अंतिम बिंदु है, जो कि बंगाल में फरक्का पड़ता है, फरक्का का अंतिम बिंदु जो है वहाँ डेल्टाई क्षेत्रों में इसका अंतिम बिंदु है, वहाँ से ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा जिसका जो कि हुगली के नाम से जानी जाती है, जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और दूसरी धारा इसकी बांग्लादेश की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी आकर के गंगा में मिल जाती है। तो गंगा नदी अपवाह तंत्र की गंगा की सहायक नदियाँ क्या हैं आप देखते हैं, घाघरा, और उसके बाद गंडक, कोसी, यमुना, ये नदियाँ घाघरा, गंडक, कोसी, ये तीनों नदियाँ जो है नेपाली हिमालय नदी जो नेपाल का एरिया है वहाँ से निकलती हैं। और यमुना हमारी जो है यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि गंगा के पश्चिमी सिरे से समानांतर बहते हुए इलाहाबाद में आकर के ये गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा भी आप हमारा जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, उस प्रायद्वीपीय पठारी भाग से भी कुछ छोटी छोटी नदियाँ जो हैं गंगा में आकर के मिलती हैं, जैसे चंबल हुई, आपकी सोन हुई, बेतवा हुई, ये नदियाँ भी जो है गंगा में मिलती है। तो इन सारी सहायक जो नदियाँ, गंगा की जो सारी सहायक नदियाँ हैं, इन सब का पानी जो है अंतिम अवस्था में गंगा नदी द्वारा ही जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिराया जाता है। गंगा अपनी अंतिम अवस्था में जो है डेल्टा का निर्माण करती है, जहाँ पर जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं,
सुंदरी के वृक्ष बहुतायत होने के कारण इसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। और सुंदरबन का डेल्टा जो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद आप देखिए ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र हिमालयी नदियों का ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र एक प्रमुख अपवाह तंत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी ये भी जो है विश्व की लंबी नदियों में से एक है, जिसका उद्गम स्थल जो है कैलाश का वही मानसरोवर झील का जो पूर्वी सिरा है उधर से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र इसको पहले जो तिब्बत से जब ये निकलती है तो तिब्बत में इसको जो है सांगपो नाम से जाना जाता है। तो उधर से मतलब उत्तर हिमालय की उत्तरी सीमा से बहती हुई ये जब अरुणाचल प्रदेश में ये एक महाखंड के रूप में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको वहाँ दिहांग कहा जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। फिर ये असम से होते हुए बांग्लादेश में आकर के गंगा में मिल जाती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है संसार का सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब ये तिब्बत से उधर आती है तो इसमें सिल्ट और पानी की मात्रा कम होती है। कारण क्या होता है, क्योंकि ये तिब्बत जो हमारा है एक शुष्क और शीत क्षेत्र है। तो शुष्क और शीत क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में तिब्बत एक पर्वत पदीय प्रदेश है। पर्वत पदीय प्रदेश क्या होता है, जिन प्रदेशों में वर्षा का पानी कमी नहीं, जो पर्वतों के पीछे स्थित होते हैं तो वहाँ पर बरसात नहीं होती है। तो तिब्बत जो है पर्वत हिमालय पर्वत के पृष्ठभाग में स्थित है, इसलिए वहाँ बरसात नहीं होती है, ठंडा भी है, जिसके कारण इस नदी में जो है सिल्ट और पानी की मात्रा कम रहती है। लेकिन जब यह अरुणाचल प्रदेश में करती है तो आप जानते हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है यानी पूर्वोत्तर भारत जो है वहाँ पर अत्यधिक बरसात होती है। तो उसके कारण ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की मात्रा काफ़ी हो जाती है और ये अपनी तली में काफ़ी कटाव सिल्ट की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी हमारी जो है जब इसमें सिल्ट की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये जो है अपनी मूल धारा से क्या होती है, कट जाती है और बीच बीच में ये छोटे द्वीपों का निर्माण करती है, जिसको आप कहते हैं जैसे मजली द्वीप। तो ऐसे बहुत सारे द्वीपों का निर्माण करती है। ये छोटे छोटे जो होते हैं जो कि इसी धारा में ब्रह्मपुत्र नदी के बनते हैं। उसके बाद आप हिमालयी नदियाँ जो थी हमारी जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियाँ जो है, अब ब्रह्मपुत्र की लंबाई भी लगभग जो है जितनी सिंधु है 2800 किलोमीटर के आसपास ब्रह्मपुत्र की भी लंबाई है। तो ब्रह्मपुत्र को जो है जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल करके बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो उस धारा को वहाँ जमुना नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये व्हाट्सएप ग्रुप से इसका डिटेल जो है उपलब्ध करा दिया गया है, आप लोग उसकी नोट बना लीजिएगा। उसके बाद अगले वीडियो टॉपिक में हम जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं यानी जो हमारा पेनिनसुलर क्षेत्र है वो उसके बारे में, उन नदियों के बारे में हम लोग आगे उसका एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।